नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि द्वारका सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ फेल क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि लोगों के आईवीएफ फेल हो जाते हैं। मेरे पास कपल आता है, वो कहते हैं कि मैडम हमारा एक आईवीएफ कराया या 2 आईवीएफ कराया और ये हमारा फेल हो गया, या तो ईटी के बाद फेल हुआ या ईटी नहीं हो पाई, कोई भी कारण रहा लेकिन आईवीएफ फेल हो गया। तो पहले तो हमें आईवीएफ जानना है कि है क्या। आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें बच्चा बाहर बनाया जाता है और बच्चा बना के एम्ब्रियो बनाकर यूट्रस में डाला जाता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, कोई बीमारी का कोई बीमारी नहीं है, इनफर्टिलिटी एक बीमारी नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। ये एक प्रोसीजर है जो फेल भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके फेलियर के। अगर पेशेंट के सबसे बड़ा कारण रहता है कि जो हमने एम्ब्रियो डाला उसकी क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस वजह से फेल हुआ। अब ये किन पेशेंट में एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है? जो महिला जिनकी उम्र ज़्यादा है या उनका एएमएच लोअर साइड है, उनमें आईवीएफ फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो एम्ब्रियो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। दूसरा है जिनकी ओबीज़ हैं जो लेडीज़, उनमें जो स्टिमुलेशन दिया उसका इफेक्ट अच्छे से नहीं आया, प्रॉपर डोज नहीं मिली, या फिर वो पीसीओडी केसेस हैं जिनमें कि फॉलिकल्स तो बहुत अच्छे हैं, नंबर ज़्यादा है, लेकिन उसमें एग की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर एग की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी तो एम्ब्रियो भी ख़राब हो सकता है और फिर रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। अब मेल में क्या चीज़ हो सकती है? मेल में जो काउंट है स्पर्म का वो कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है कि वो मोटाइल स्पर्म नहीं है, या फिर मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी बनावट अच्छी नहीं है, तो भी एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी और फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इम्प्लांटेशन फेलियर्स होंगे। ये तो हो गया एम्ब्रियो से रिलेटेड यानी कि भ्रूण से रिलेटेड। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? और है कि यूट्रस, बच्चेदानी जब बच्चा डाला तो उसकी लाइनिंग अच्छी नहीं थी, थिन थी या फिर इर्रेगुलर थी। इर्रेगुलर क्यों होगी? इर्रेगुलर या तो किसी की कोई मल्टीपल अबॉर्शन हुए हैं, डीएनसी हुई, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, उससे लाइनिंग ख़राब हो गई, या उसमें एडिशंस हैं, जाले बन गए हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आई, या कोई फाइब्रॉइड रहा, पॉलिप रहा जो ध्यान से देखा नहीं गया और उसको ऑपरेट किए बिना ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, या कोई सिस्ट रही, कोई भी सिस्ट रही जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रही, एंडोमेट्रियोसिस रहा जो कि उसको कंट्रोल किए बिना ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, या फिर एडिनोमाइसिस रहा, एज जो कि एज रिलेटेड रहता है। तो और क्या कारण हो सकते हैं? ये तो यूट्रस हो गया और एम्ब्रियो हो गया। और क्या कारण हो सकता है? और कारण हो सकता है जेनेटिक या कि एग में के जीन में या फिर स्पर्म के जीन में कोई डिफेक्ट है जिससे कि रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर की पॉसिबिलिटी है। और क्या कारण हो सकता है? और कारण हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि कई बार उसको बॉदर नहीं किया जाता, जैसे कि पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इम्प्लांट एम्ब्रियो के अगेंस्ट हैं और वो इम्प्लांट नहीं होने देते, तो वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और क्या फैक्टर हो सकता है? और ये फैक्टर हो सकता है कि हमने कौन सा डे का एम्ब्रियो डाला है, सिंगल डाला है, 2 डाले हैं, डे 3 का डाला है, या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया है, उसकी एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या थी, डॉक्टर का स्किल क्या है कि डॉक्टर को कितनी एक्सपर्टीज़ है इसके बारे में कि लाइनिंग बनाने बिना डाल दिया एम्ब्रियो, या फिर लैब की एयर क्वालिटी क्या है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ क्या है, ये कितने एग्स निकले आपको ये जानना होना चाहिए, डॉक्टर से पूछना होना चाहिए कितने फर्टिलाइज हुए और कितने एम्ब्रियो बने, जो एम्ब्रियो बने थे उनकी ग्रेडिंग क्या थी, डे 3 थे या डे 5 थे, कितने सेल थे या फिर डे 5 थे। तो उसके हिसाब से जजमेंट की जा सकती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन फेल क्यों हो गया, इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो गया। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अनदेखे होते हैं? वो है लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग है,
और ड्रिंकिंग है, इनको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, डाइट जो कि हाई प्रोटीन डाइट हो और कार्बोहाइड्रेट हो, जो लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लेना चाहिए। और फॉलिक एसिड पहले से ही प्री आईवीएफ 2 to 3 मंथ्स पहले से ही स्टार्ट कर देने चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट कर देने चाहिए। विटामिन D3 लेवल क्या था, विटामिन B12 क्या था, विटामिन E, विटामिन C सोर्सेज ले रहे हैं डाइट में या फिर सप्लीमेंट्स लिए हैं प्री आईवीएफ के नहीं, हेल्थ कैसी मेंटेन रही, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं रहा बिफोर ईटी। ये सब फैक्टर्स हैं जिस पे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, कई बार मिस भी हो सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को स्टडी करके ही आगे नेक्स्ट आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी बताया वो आपके लिए, आपको अगर इसके अलावा कोई इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे के नंबर पर आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या फिर आप मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको पूरा करेंगे। थैंक यू।